जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले टास्क में हम इकाई नंबर 6 भरत पर थे, जिसमें हम व्याकरण विभाग की ओर आगे बढ़ रहे थे और जिसमें हमने लिंग परिवर्तन के उदाहरण देखे, समझ देखी और 3 ऐसे शब्द थे जिसे मैंने आपको घर करने के लिए दिया था होमवर्क में। उसे एक बार जान ले। हिरन का आएगा हिरनी और जिसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा हिरनी और उसे प्रत्यय लगेगा नी। दूसरा शब्द है शिक्षक, जिसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा शिक्षिका और जिसे प्रत्यय लगेगा इका। तीसरा है पंडित, जिसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा पंडिताइन और जिसे प्रत्यय लगेगा आइन। आप ये पूरी तरीके से शब्दों को चेक कर लीजिएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे निबंध की ओर। हमारा निबंध है प्रथम सत्र का पहला यह निबंध, मेरा देश भारत। कोई भी निबंध लिखते समय पहले बच्चों उस निबंध की शुरुआत हमें लिखनी है, उस निबंध का जो विषय है यानी उस निबंध का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसका विकास कहाँ तक पहुँचा है, उसकी विशिष्टता क्या है, उसकी लाक्षणिकता क्या है और आगे जाकर भविष्य में वो कहाँ तक पहुँचेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें निबंध बनाना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने निबंध का नाम लिखा है और निबंध के मुद्दे मैंने यहाँ लिखे हैं। पहले परिचय। अब हम अगर भारत देश पर निबंध लिख रहे हैं तो पहले हमें भारत देश का परिचय कराना होगा कि भारत देश कहाँ आया है, उसका नाम भारत कैसे पड़ा, किस वजह से यह जाना जाता है और इस देश की अपनी विशेषता क्या है। परिचय पहले पैराग्राफ में देने के बाद आगे बढ़ेंगे उसकी प्राकृतिक शोभा पर, यानी कि प्रकृति के साथ यह देश किस प्रकार आगे बढ़ा हुआ है, इसकी शोभा किस तरीके से, कौन से देशों के द्वारा यह घिरा हुआ है, इसका अपना सौंदर्य क्या है जिसकी वजह से ये जाना जाता है। इतिहास, फिर इस देश का क्या इतिहास है, कौन से इतिहास के साथ यह जुड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी गाथा है जिसकी वजह से इसका नाम इतिहास में जुड़ा। जैसे कि हमारा देश 1947 में किस प्रकार आज़ाद हुआ ब्रिटिश शासन से, कितने लोगों ने अपनी जानें दी, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर गांधी जी हो या फिर जुगत राम दवे हो, ऐसे बहुत सारे। तो उनकी वजह से हमारे देश का नाम इतिहास में लिखा गया। कितने ऐसे महापुरुष थे जिनके कारनामे थे जिसकी वजह से हमारे देश का नाम इतिहास में जुड़ा, तो वो चीज़ लिखनी है। सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है कि हमारे देश में पराये लोगों को यानी हमारे देश में घरों में जो भी लोग आते हैं उन्हें उनका अतिथि सत्कार किया जाता है, देवों की तरह उन्हें पूजा जाता है और साथ ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है। और इन सारी संस्कृतियों के साथ साथ हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, भिन्न भिन्न जातियां हैं फिर भी हमारा देश कैसे एकजुट बनकर खड़ा है, तो वो सारी चीज़ें। हमारे देश में कौन कौन से महापुरुष है जिसकी वजह से हमारा देश जाना जाता है, फिर वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, दयानंद सरस्वती हो, ऐसे बहुत सारे महापुरुष कि जिनके द्वारा या फिर हमारे पुराने ऋषि मुनि हो जिनके द्वारा हमारे देश का नाम आगे बढ़ा है, तो उनका भी नाम लिखना ज़रूरी है। फिर है दर्शनीय स्थान, तो हमारे देश में कौन से ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जिसे देखने के लिए बाहर के सैलानी हमारे देश में आते हैं जिसकी वजह से हमारा देश जाना जाता है। और फिर आगे हमारे देश का उज्जवल भविष्य किस प्रकार है, यानी पहले वो परिचय में हमने देखा कि वो कैसा था, धीरे धीरे उसकी ये सारी लाक्षणिकताएं हमने देखी और फिर उसका आगे का भविष्य क्या है कि जिस तरीके से वो आगे कदम रख रहा है तो भविष्य में वो कौन सी सिद्धियां हासिल करेगा, वो सारी बातें हमें लिखनी है। अब हम निबंध की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ, भारत मेरा देश है, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। अंग्रेज़ों के शासन काल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बराबर, पहले परिचय है, भारत मेरा देश है, तो मेरा देश भारत, तो इसका परिचय पहले क्या हुआ, क्योंकि ये मेरा देश है, मेरे खुद का देश है, इसलिए इसके ऊपर मैं निबंध लिख रही हूँ। भारत मेरा देश है, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, यानी एशिया द्वीप के कहाँ आया है, ये दक्षिणी भाग में यह स्थित है। कौन सा देश, हमारा भारत देश। पूरे वर्ल्ड का अगर आप नक्शा देखोगे पूरे विश्व का, तो वहाँ हमें हमारा देश दिखाई देगा। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये बात तो बच्चों आपने सुनी है, आगे मैंने आपको बताई है, ख्याल आया आपको।
हाँ, अभी हमने जो एकांकी पढ़ी भरत, वो हमारे भारत देश के ऊपर ही है, यानी कि भरत के ऊपर से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महाराजा शकुंतला और महाराजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन? सर्वदमन, जो आगे जाकर क्या बना? भरत। और उसी की साहस गाथा हमने भरत इकाई में देखी, और उसी की पराक्रम गाथा के बल पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया? भारत। बराबर। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, बिल्कुल सही। भारत तो इसका नाम है ही, लेकिन साथ ही में इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, यानी कि हिंदुओं का देश, जहाँ हिंदू बसते उसे हिंदुस्तान कहते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ, यानी कि अंग्रेज जो थे वो हमारे देश को इंडिया कहते थे, इंडिया। इसलिए हमारे देश का नाम, हमारा जो देश है वो भारत के नाम से भी प्रचलित है, हिंदुस्तान के नाम से भी प्रचलित है, और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बराबर। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यानी कि लोकशाही राष्ट्र है, यानी कि लोगों के द्वारा यहाँ सरकार चुनी जाती है। लोग अपने राजा को अपने खुद के वोटों के द्वारा, मतों के द्वारा चुनते हैं। ऐसा हमारा यह देश है। देखा, पहले पैराग्राफ में भारत देश का हमने परिचय पूरा देख लिया कि वह हमारे देश का नाम क्या है, कहाँ आया है, किस वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, हमारे देश को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, और हमारे देश में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो यह हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी कि लोकशाही देश है, जहाँ हमारे राजा को चुनने का अधिकार केवल हमें है। आगे देखिए, दूसरा है प्राकृतिक शोभा। भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है। देश के दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बांग्लादेश व ब्रह्मदेश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियां हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत रमणीय है। अब प्राकृतिक शोभा में क्या है? भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है। कितना सुंदर वाक्य है यह, कि भारत के उत्तर भाग में हमें क्या दिखाई देता है? गिरिराज, यानी गिरी यानी पर्वतों के राजा। तो वो कौन है? हिमालय। वह सिर ऊंचा किए खड़ा है। जैसे कि हमारे भारत के नक्शे में हम देखते हैं कि ऊपर की छोर पर हमें, ऊपर के सिर पर हमें हिमालय पर्वत दिखाई देता है। वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है, मानो हमारे भारत देश के नक्शे का मुकुट ना हो। देश के दक्षिण में हिंद महासागर, यानी कि दक्षिण भाग पर पैरों के साइड पर अगर हम देखें तो वहाँ हिंद महासागर है, तथा पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम दिशा की अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमें अरब सागर मिलता है। और पूर्व में बांग्लादेश व ब्रह्मदेश, यानी कि 4 दिशाओं से हमारे देश को घिरा गया है, जिसमें देश के दक्षिण में, पहले उत्तर में तो हमने हिमालय देखा जो हमारे देश की शोभा है, हमारे देश का मुकुट है। दक्षिण में हिंद महासागर है जो पानी की तरह बहता हुआ आगे दिखाई देता है। पश्चिम में अरब सागर है, मतलब इस साइड भी हमें सागर दिखाई देता है, यहाँ महासागर, दक्षिण में महासागर तो पश्चिम में सागर। वहीं पूर्व की ओर बांग्लादेश व ब्रह्मदेश है। यानी इतने सुंदर तरीके से हमारे देश की सजावट है, फिर वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या फिर पश्चिम हो, इतनी सुंदर हमारी प्राकृतिक शोभा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियां हैं। इन सारी नदियों के साथ अपनी कथा जुड़ी हुई है, और इन नदियों से हमारा देश बहुत जाना माना है। गंगा, ये तो बहुत पवित्र नदियां हैं, बाहर के बहुत ही पवित्र ये सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें गंगा जो है वो सबसे पवित्र है। यहाँ बाहर से लोग आते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए। इस तरीके से यमुना नदी का अपना महत्व है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियां हैं। इन नदियों का इतना महत्व है कि इन नदियों में अगर स्नान किया जाए तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। तो क्यों उपजाऊ बना है? उपजाऊ એટલે કે આપણે જેને વધારે ફળદ્રુપ કહીએ તો क्यों इतना उपजाऊ बना है? क्योंकि इन नदियों का पानी हमारे देश के खेतों को मिलता है, हमारे देश की ज़मीनों को मिलता है, और ज़मीनों को मिलने के साथ साथ वह ज़मीनों को मिलने के साथ साथ कहाँ जाएगा? खेतों में, और खेतों में जाने के साथ वह कहाँ जाएगा? पौधों में, पेड़ों में, उनके जड़ों में, यानी कि उनका जो मूल है उसमें, उनकी जड़ों में जाएगा। तो ये जो नदियों के कारण ही हमारा देश उपजाऊ है, क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं इसलिए हमारे पास पानी की कमी नहीं, इसलिए हमारे यहाँ जो भी फसलें बनती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ होने के साथ साथ ज़मीन बहुत ही अच्छे तरीके से फसलें देती है।
कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही। ऊपरी छोर पर हम जहाँ मुकुट पर देखते हैं तो कश्मीर हमारे देश का स्वर्ग है, कि वहाँ अगर हम जाए तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में पहुँचे हों, वैसा दृश्य हमें दिखाई देता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत ही रमणीय है। इसकी जो प्राकृतिक शोभा यानी इसका जो प्रकृति से बना हुआ सौंदर्य है, जो कुदरत ने यहाँ अपनी तरीके से सौंदर्य बिखेरा है, कुदरत के द्वारा, जो किसी इंसान ने नहीं लेकिन कुदरत ने ऐसी शोभा वहाँ बनाई है, ऐसी शोभा वहाँ सर्जित की है, जिसे देखकर वह जो भी इंसान उसे देखे बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वह शोभा बहुत ही रमणीय, मन को मोह लेने वाली शोभा है। तो इस तरीके से हमने पहले पैराग्राफ में परिचय देख लिया और दूसरे में हमने प्राकृतिक शोभा देख ली, और बाकी के जो दूसरे हमारे पॉइंट्स हैं यानी कि इतिहास, सभ्यता, महापुरुष, दर्शनीय स्थान, उज्जवल भविष्य, ये सारी चीज़ें भी देखनी बाकी है। ये 2 पैराग्राफ को आप शांति से पढ़िएगा और समझिएगा, ताकि निबंध अगर आप जिस तरीके से समझेंगे उस अनुसार आपको निबंध लिखाई में भी बहुत ही सहूलियत होगी। इसलिए पहले आज के टास्क में अगर हमने इतना पढ़ लिया है तो इतना पैराग्राफ आप, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ अपने दिमाग में सही तरीके से उतार लीजिए, ताकि पूरा निबंध पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। बस बच्चों, आज का हमारा टास्क यहीं तक। अस्तु।